Hello, students. Today we'll start the first chapter of the book Vistas. The title of the chapter is The Third Level by Jack Finney. Before I start the chapter, I would like to tell you that this is a very interesting story, a suspense thriller story. You can understand it only if you pay undivided attention to every line. Initially, it may seem a little bit confusing and bizarre, but later on, the story will be clear. And I'm assuring you that it's a very interesting thriller story. So please pay attention. I'll be giving you line by line explanation in Hindi. Pay attention, please. So here I start. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? राइटर हमसे पूछ रहे हैं, कभी हमको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो दूसरे लोग बिलीव ना करें? The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. अब यहाँ पे स्टोरी शुरू हो रही है, तो यहाँ पे चार नाम बताए गए हैं: न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड. दीज ऑल आर फोर रेल रोड्स. ये चार रेल रोड्स के नाम है. जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना, राजधानी, शताब्दी, मुंबई सेंट्रल. जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं या जो फेमस रेलवे रूट्स होते हैं उनको रेल रोड्स बोला जाता है. वैसे ही न्यूयॉर्क में भी क्या है, ये चार फेमस वहाँ के रेल रोड्स हैं या हुआ करते थे जब ये स्टोरी लिखी गई थी. एक्चुअली ये स्टोरी 19th सेंचुरी 1890s के टाइम की स्टोरी है. 1890s में भी इनिशियली 20th सेंचुरी की जब बिगिनिंग थी तब की स्टोरी, और जब 19th सेंचुरी का जो एंड था मीन्स 1894 उस टाइम की स्टोरी है. तो उसी टाइम के फैक्ट्स होंगे सारे, उसी टाइम की ट्रेन्स होंगी, उसी टाइम के एटमॉस्फेयर होगा, हर चीज़ वहीं की होगी. तो ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट्स हैं, ये चारों रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, एक्चुअली क्या होता है, रेलवे डिपार्टमेंट होता है, उसमें क्या होते हैं, कई सारे प्रेसिडेंट्स होते हैं अलग अलग रेल रोड्स के. और उन प्रेसिडेंट्स का काम होता है कि रेलवे के जो ट्रेन्स हैं, जो उस रूट की ट्रेन्स का जो आना जाना है वो बिल्कुल टाइमली हो. उनको एक्चुअली टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ता है. दे हैव टू इंश्योर दैट ट्रेन्स डिपार्ट एंड अराइव एट द स्टेशन टाइमली. दैट इज़ देयर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उनके लिए टाइम टेबल जो होता है रेल्स का, वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है. जैसे कि हमारे लिए मतलब बहुत क्रिश्चियन रिलीजन में बाइबल होती है, हिंदू में भगवद गीता होती है, वैसे ही उनके लिए टाइम टेबल होता है. वो अपनी टाइम टेबल की कसमें खाते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए. तो ये बोलता है कि चारों जो प्रेसिडेंट्स हैं रेल रोड्स के, ये अपने टाइम टेबल्स में कसम खाएंगे टाइम टेबल की. स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स. स्वेयर मतलब कसम खाना, स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स. स्टैक मीन्स पाइल. पाइल जो होता है ना, एक के ऊपर एक रखना, पाइल. उस टाइम टेबल्स पे ये कसम खाएंगे, उस टाइम टेबल्स की चारों प्रेसिडेंट्स की वहाँ पे केवल दो हैं. अब क्या दो हैं? देयर आर ओनली टू. एक्चुअली दो लेवल हैं. ये कसमें खाएंगे कि जो न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसमें केवल दो लेवल हैं. इस बात की पुष्टि करेंगे कसम खा के. लेकिन यहाँ पे तो हम थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं. चैप्टर तो थर्ड लेवल है, थोड़ा सस्पेंस चैप्टर है, आगे हमें पता लगेगा स्टोरी में. हालांकि जो प्रेसिडेंट्स हैं वो तो कसम खा रहे हैं कि दो ही हैं. बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वहाँ तीन लेवल्स हैं, क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर गया हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अब न्यूयॉर्क का एक बहुत ही फेमस रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन. जनरली जैसे हमारे दिल्ली वगैरह में अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होते हैं ना, मेट्रो के और इसके, वैसे न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन. बहुत ही बड़ा है, मतलब छोटा सा शहर समझ लो उसको, इतना बड़ा है. तो ये जो व्यक्ति है जो बात कर रहा है, इसका नाम अभी बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ. चैप्टर में आगे जाके हमें पता लगेगा. इसका नाम चार्ली है, जो ये बता रहा है नरेटर, और ये 31 ईयर्स का है. तो ये बोलता है कि ये प्रेसिडेंट्स तो कसमें खा रहे हैं कि दो ही हैं, लेकिन मैं तो तीसरे में भी जा चुका हूँ. यानी कि तीसरा एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी ये गया है. कैसे गया है, क्या गया, वो सस्पेंस आगे पता लगेगा. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन. अब शायद लोगों ने से कहा कि भाई जब तीसरा लेवल है ही नहीं तो तुम कैसे चले गए? शायद तुम्हें कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है,
या तुम्हारे दिमाग में कुछ वहम चल रहे हैं, तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये उसी का आंसर करता है, येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैंने वो कदम उठाया था। मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त से बात की थी और अन्य दोस्तों से भी बात की थी और साइकेट्रिस्ट दोस्त से भी की थी। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैंने उसको अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि क्या तुम जगे हुए सपना देख रहे हो? जब वो थर्ड लेवल है ही नहीं, तुम कैसे चले गए? लगता है तुमने कोई चलते फिरते जगह अवस्था में कोई सपना देखा है और तुम्हारी एक इच्छा होगी थर्ड लेवल में जाने की, वो सपने में पूरी हो गई। विश फुलफिलमेंट। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा शायद तुम दुखी हो, परेशान हो, इसीलिए तुम्हें इस तरह के फितूर या वहम हो रहे हैं। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, जब उसे कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, जब वो मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो वो तरह तरह के हेलुसिनेशंस करता है, ड्रीम्स करता है अपने को कंफर्ट देने के लिए, है ना। तो वो नॉर्मल मेंटल स्टेट में नहीं होता। तो शायद इसीलिए साइकेट्रिस्ट को लग रहा है कि वो ऐसी बातें कर रहा है। माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। और जब मेरी वाइफ को ये पता लगा कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, मेंटली परेशान हूँ, तो वो थोड़ी सी घबरा गई। मैड होने का मतलब है कि डिस्टर्ब्ड हो गई। लेकिन मेरे साइकेट्रिस्ट दोस्त ने उसको समझाया, मेरी वाइफ को। उसने कहा कि मेरे कहने का ये मतलब था कि जो आधुनिक संसार है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी से, डर से, वॉर मतलब लड़ाई झगड़ों से, वरी चिंताओं से भरा पड़ा है। और कई तरह की परेशानियाँ आजकल के टाइम में मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को आती हैं। लोग डिस्टर्ब रहते हैं, साउंड मेंटल स्टेट में नहीं रहते, और उन्हीं परेशानियों से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। और वही काम चार्ली भी कर रहा है। चार्ली भी, जो आपका हस्बैंड है, उसने मेरी वाइफ से ऐसा कहा कि संसार की, दुनिया की परेशानियों से एस्केप करना चाहता है, बचना चाहता है। और वो इसीलिए इस तरह के इल्यूजन्स में जा रहा है, एस्केपिज़म को अपना रहा है, इस तरह की बातें करके और इस तरह की चीज़ें सोच के अपने दिमाग में अपने दुखों से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. Well, मैंने कहा कि who doesn't? कौन नहीं बचना चाहता और किसको परेशानियाँ नहीं है इस दुनिया में? जिसको भी मैं जानता हूँ, हर कोई दुखों से, परेशानियों से एस्केप करना चाहता है, बचना चाहता है। लेकिन हर कोई इस तरह का कदम नहीं उठाता, या हर कोई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे नहीं पहुँच जाता घूमते घूमते। तो यानी कि मुझे आपकी बातों में कोई लॉजिक या कोई आर्गुमेंट आपका बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। ठीक है, परेशान होते हैं लोग, लेकिन परेशानी का मतलब ये नहीं कि वो ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल में ही पहुंच जाए। चार्ली ऐसा बोल रहा है, नरेटर। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। लेकिन डॉक्टर ने तो मुझे यही रीज़न बताया और मेरे सारे दोस्त भी इस बात से राज़ी हुए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। सभी दोस्तों ने कहा कि हाँ, सब चीज़ें इसी तरफ इशारा करती हैं कि तुम मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, परेशान चल रहे हो और तुम एस्केप कर रहे हो परेशानियों को। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, डेट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे पहुंचना तो एक अलग चीज़ है, उसके अलावा भी कई सारे मेरे अंदर ऐसी हैबिट्स थी जो शायद एस्केपिज़म की ओर इशारा कर रही थी कि मैं अपने परेशानियों से एस्केप करने के लिए सब करता हूँ। जैसे एक थी मेरी स्टैम्प कलेक्ट करने की हैबिट। टिकट होते हैं ना, पोस्टेज स्टैम्प्स, उसे कलेक्ट करते हैं कुछ लोग, तो फिलेटली बोला जाता है इंग्लिश में। तो वो भी एक हैबिट है। तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि तुम जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो, शायद वो भी तुम अपने को रिलीफ देने के लिए, अपना दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, एस्केप करने के लिए प्रॉब्लम से इसलिए करते हो। इट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। टेम्पररी मतलब क्षणिक, रिफ्यूज मतलब शरण लेना, किसी की शेल्टर लेना। रियलिटी मीन्स रियलिटी से बचने का एक रिफ्यूज है, यानी जो तुम्हारे फैक्ट्स हैं, जो तुम्हारे हालात हैं, जो ख़राब हालात हैं, उनसे बचने के लिए टेम्पररी तुम रिफ्यूज लेते हो इन सब चीज़ों में, स्टैम्प्स कलेक्ट करके और चीज़ों में। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन मैंने फिर कहा कि ठीक है, लेकिन शायद मेरे ग्रैंड फादर को तो इस तरह की रिफ्यूज की ज़रूरत नहीं थी, तो वो क्यों स्टैम्प कलेक्ट करते थे? वो भी तो करते थे स्टैम्प कलेक्ट, ग्रैंड फादर भी करते थे, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक थे, खुश थे। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। फिर यहाँ पे नरेटर बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर के टाइम में तो हर चीज़ बड़ी पीसफुल थी, अच्छी थी, फिर भी वो करते थे।
तो ज़रूरी नहीं है कि स्टैम्प कलेक्ट करने वाले परेशानी की वजह से ही कर रहे हों, इस बात को जस्टिफाई करता है। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, जो भी मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन मीन्स मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से ही मैं स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये बात नहीं है कि मैं एस्केप करने के लिए स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर करते थे और वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ था और वही हैबिट मेरे अंदर भी है। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। और मेरे ग्रैंडफादर जो कलेक्शन करते थे बहुत अच्छा कलेक्शन था स्टैम्प्स का। ब्लॉक्स ऑफ 4, ब्लॉक्स ऑफ 4 का मतलब होता है एक स्टैम्प की 4 कॉपीज़ को एक साथ स्टिक करना। जनरली तो एक एक स्टैम्प कलेक्ट किया जाता है, लेकिन एक की 4 कॉपी, 4 का ब्लॉक बना बना के कलेक्ट। तो ग्रैंडफादर बड़ा ही ब्यूटीफुल कलेक्शन करते थे, 4 ब्लॉक्स बना बना के हर एक स्टैम्प का। और हर एक यूएस इशू मीन्स हर एक स्टैम्प जो यूएस पोस्ट डिपार्टमेंट इशू करता था उसको वो कलेक्ट करते थे। फर्स्ट डे कवर्स, और जो फर्स्ट डे के कवर्स आते थे, इसको मैं डिटेल में आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, फर्स्ट डे कवर्स को आगे चैप्टर में आएगा। फिलहाल आप इतना समझिए, फर्स्ट डे जो कवर्स आते थे उसको वो कलेक्ट करते थे एंड सो ऑन। और इस तरह से सारे अच्छे अच्छे स्टैम्प्स का वो कलेक्शन करते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। और फिर राइटर बोलता है, नरेटर बोलता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे बहुत ही फेमस, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे, बहुत यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे रूजवेल्ट, वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। तो नरेटर मतलब जस्टिफाई कर रहा है कि तुम जो कह रहे हो स्टैम्प कलेक्शन ये चीज़ एस्केपिज्म का एक तरीका है, वो सही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी इसको करते थे, मेरे दादा भी इसको करते थे, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एनीवे हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। खैर जो भी हो, अब बताया जा रहा है कि कैसे वो 3rd लेवल पे पहुंचा। जो नरेटर है, जो चार्ली है, एक्चुअली 3rd लेवल एग्जिस्ट नहीं करता बता रहे हैं, लेकिन वो कैसे पहुंचा ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पे। अब लेवल क्या होता है, पहले तो आप समझो कि लेवल होता है, जैसे फर्स्ट लेवल होता है ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे हम एंटर करते हैं, वहाँ पे जो ट्रेन जाती हैं उसके नीचे अंडरग्राउंड अगर हम उतरे तो फिर दूसरा रूट जाता है ट्रेन का, जैसे मेट्रो में होता है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वैसे लेवल कहते हैं उसको। उसके नीचे सेकंड फ्लोर, अगर उसके भी फर्दर नीचे चले जाए तो 3rd लेवल आ जाता है। ट्रेन और अंडरग्राउंड चले जाती हैं सुरंग में एकदम। तो 3rd लेवल में कैसे पहुंचा ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के, अब ये बता रहा है राइटर नरेटर हमको। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। बताता है कि एक समर काफ़ी रात को मैं काम करते रहा अपने ऑफिस पे। उसके बाद आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और फिर मैं जल्दी जल्दी अपने ऑफिस से निकला। मुझे जल्दी थी अपने अपार्टमेंट में पहुंचने की, अपने फ्लैट में पहुंचने की। अप टाउन मतलब जो शहर के थोड़ा सा ऊपर की साइड में, ऊंचाई में हो शहर की ना, अप्स एंड डाउन्स होते हैं टाउन्स में भी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर द बस। तो मैंने सोचा कि मुझे ट्रेन से घर जाना चाहिए, सबवे से घर जाना चाहिए, क्योंकि बस से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा अगर ट्रेन से जाऊंगा तो। अब सबवे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हम मेट्रो ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन चलती हैं, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में जनरली जो ट्रेन्स का सिस्टम होता है उसमें सबवे बोलते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर ट्रेन्स होती हैं वो अंडरग्राउंड नेटवर्क पे चलती हैं। अंडरग्राउंड सिस्टम होता है ट्रेन्स का, तो दैट इज़ वाई कोई सुरंग के अंदर से जा रही है, टनल से जा रही है कोई। हालांकि अब हमारी दिल्ली में मेट्रो भी इसी तरह का पैटर्न मेट्रो में भी आ गया है, लेकिन उस ज़माने में 1890s में तो इंडिया में ऐसा सिस्टम था ही नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क में तब भी ऐसा सिस्टम था। तो आप देखते कितना डेवलप था वो अमेरिका हमसे 200 साल आगे कह सकते हैं, आज भी इतना डेवलप, उसी टाइम इतना डेवलप था। तो अब जाके इंडिया में ये सब सबवे वगैरह आ रहे हैं, बट अमेरिका में तो 1890s के टाइम में इतने अच्छी अच्छी ट्रेन्स का नेटवर्क था। तो अंडरग्राउंड जो ट्रेन्स होती हैं ना, सबवे बोलते हैं। तो नरेटर बोलता है कि मैं सबवे से जाने की सोची मैं घर, मुझे लगा मैं बस से जल्दी पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 30 years old। अब देखो यहाँ पे राइटर जो नरेटर है उसका नाम भी आ गया, उसकी एज भी आ गई, मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो ये बोलता है कि अब मेरे समझ में ये चीज़ आई, या मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि ये मेरे साथ ही क्यों होना था। मैं तो एक ऑर्डिनरी सा गाय हूँ, मतलब ये कह रहा है कि मैं ही कैसे 3rd लेवल पहुँच गया जब वो है ही नहीं अस्तित्व में। मैं तो एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 years का हूँ, कैसे मैं पहुँच गया। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गाबर्डीन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। और मैंने क्या कपड़े पहने थे, मैंने एक डार्क कलर की गाबर्डीन सूट पहना था। गाबर्डीन सूट एक सूट होता था जो ब्रिटिशर्स या जो फॉरेन कंट्रीज़ में, न्यूयॉर्क वगैरह जो रेजिडेंट्स हैं, लंबे सूट होते हैं ना वो लेदर के, जैसे घुटने से भी नीचे, क्योंकि न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा रेन होती है, तो जनरली आप देखेंगे वहाँ का ड्रेस कोड और ठंड होती है तो लंबे से कोट पहनते हैं घुटने से भी नीचे के, और हैट पहनते हैं। काफ़ी हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह में भी दिखाते हैं।
तो गाबर्डीन सूट एक लंबा सा कोट होता है, और एक स्ट्रॉ हेड मतलब वो स्ट्रॉ के जैसे जो स्ट्रॉ होता है ना घास का जैसे दिखता है, वो उसकी हैट बनती है, उसमें एक फैंसी कलर का बैंड होता है, मतलब एक हैट है उसमें बैंड, काला सा बैंड भी लगा हुआ है, बेल्ट जैसा होता है। आई पास अ डोजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। तो इसने गाबर्डीन सूट पहना था, स्ट्रॉ हैट पहनी थी, फैंसी बैंड पहना था, और ये जब सबवे में गया तो ये काफ़ी डोजन मैन, करीब करीब काफ़ी लोगों को 10-12 लोग इसके आसपास से गुजरे, और जो बिल्कुल इसी की तरह ड्रेस्ड थे, इसी की तरह लग रहे थे रेलवे स्टेशन के अंदर। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूजा माई वाइफ। अभी होता है कि मैं, जैसा कि इस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि एस्केप करने के लिए जा रहा था, तो ये बोलते नहीं, मैं तो कुछ एस्केप नहीं करना चाहता था, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ, ना मुझे कोई डिस्टर्बेंस है माइंड में कुछ है, हर एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं अपने घर जाना चाह रहा था अपनी वाइफ से मिलने, लुइजा उसकी वाइफ का नाम था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, और फिर मैं ग्रैंड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर एंट्री करी मैंने। अब कौन से पॉइंट से एंट्री करी? वैंडरबिल्ट एवेन्यू से, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो रेलवे स्टेशन था बहुत बड़ा था, और उसके हर एक एंट्री और हर एक एग्जिट पॉइंट्स जो थे वो अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग एरियाज़ में ओपन होते थे। जैसे हम दिल्ली में भी देखेंगे तो मेट्रो के अलग अलग एग्जिट एंट्री होते हैं, वो अलग अलग एरियाज़ में खुलते हैं। एक दूसरे ब्लॉक में खुलेगा तो अगला जो पॉइंट होगा एंट्री का, वो किसी दूसरे ही सेक्शन में, किसी दूसरे एरिया में 2-3 किलोमीटर घूम के अलग ही खुल जाएगा। तो ये हमारे मेट्रो में भी हमें देखने को मिलता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी वैंडरबिल्ट एवेन्यू से इसने एंट्री करी ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। मोहल्लों को ब्लॉक्स बोला जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। अब वैंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं एंटर करा रेलवे स्टेशन में, और मैं सीढ़ियों के रास्ते फर्स्ट लेवल पे पहुंचा। वेरी टेक ट्रेन लाइक 20th सेंचुरी, और फर्स्ट लेवल पे जो ट्रेन चलती थी वो 20th सेंचुरी ट्रेन चलती थी। अब 20th सेंचुरी एक ट्रेन का नाम है, देखिए कैपिटल में लिखा हुआ है ना, तो प्रॉपर नाउन है, मतलब एक ट्रेन का नाम है 20th सेंचुरी, वो ट्रेन चलती थी। और एक यहाँ पे मीनिंग ये भी है कि जो फर्स्ट लेवल था उसमें 20th सेंचुरी की ट्रेन चलती थी, क्योंकि ये स्टोरी 1894 की है, 19th सेंचुरी की है, तो 20th सेंचुरी मतलब उस जमाने के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न ट्रेन्स 20th सेंचुरी की। अब तो खैर पुरानी हो गई, अब तुम 21st सेंचुरी में, लेकिन उस ज़माने में काफ़ी मॉडर्न और अच्छी जो ट्रेन्स थी, सोफेस्टिकेटेड ट्रेन्स थी, एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रेन्स थी, वो चला करती थी फर्स्ट लेवल से ग्रैंड सेंट्रल के। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। उसके बाद मैं नीचे उतरा एक फ़्लाइट से, फ्लाइट मतलब होता है नीचे को सीढ़ी या एस्केलेटर या ढलान से नीचे जाके सेकेंड लेवल पे पहुंचा, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम। और वहाँ से जो ट्रेन चलती थी सेकेंड लेवल से, वो चलती थी सब अर्बन एरियाज़ के लिए, मतलब थोड़ा सा न्यूयॉर्क के जो बाहर के एरियाज़ थे, आउटस्कर्ट्स थे, अर्बन सब अर्बन मतलब बाहर बाहर के एरियाज शहर के, उन एरियाज़ के लिए ट्रेन हमें वहाँ से मिलती थी। डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। और फिर मैं एक आर्क्ड डोरवे से, मतलब एक आर्क्ड मतलब होता है जैसे आर्क डोरवे ना, ब्रिटिश बिल्डिंग में आर्क बना होता है, उस तरह के डोरवे से निकल करके सबवे की ओर गया, मीन्स अपनी ट्रेन की ओर जाने लगा जो मुझे पकड़नी थी। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं इस प्रोसेस में खो गया, क्योंकि हमें पता है कि जो एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है बहुत बड़ा था, तो खोना कोई बड़ी बात नहीं थी, स्वाभाविक था ना। यहाँ पे एक वर्ड है डक्ड इनटू एन आर्क्ड वे। डक का मतलब होता है झुक के जाना, जैसे दरवाजे की हाइट कम होती है, आर्क्ड और हमारी हाइट ज़्यादा होती है तो हम झुकते हैं थोड़ा सा ना, उसका डक्ड। तो उस डक्ड करके मैं सबवे की ओर, मतलब अपनी ट्रेन के लिए तरफ गया, बट गॉट लॉस्ट, खो गया। तो ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा वरना आप कंफ्यूज जाओगे। दैट्स ईजी टू डू। I have been in and out of the Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stays and corridors. तो ये अब राइटर बताता है हमको कि बहुत आसान है खोना, क्योंकि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है भाई, कोई भी खो सकता है। 100 of times मैं पहले भी यहाँ पे आया, और हमेशा जब भी मैं आया मैं अपने आप को नए नए डोरवेज से टकरा जाता था, कभी नए नए स्टेज में चले जाता था, कभी नए कॉरिडोर से पहुँच जाता था। मतलब भूल भुलैया टाइप का स्टेशन था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार तो मैं एक सुरंग, एक माइल लंबी सुरंग में चला गया गलती से, और जब बाहर निकला तो मैंने अपने आप को एक बड़े से रूजवेल्ट होटल में पाया, जो वहाँ का बहुत फेमस 5 स्टार होटल है, उसकी लॉबी में पाया। तो मतलब इतना बड़ा स्टेशन है कि एक रूजवेल्ट होटल में वो पहुँच गया था एक बार, 5 स्टार होटल में। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. और एक बार मैंने अपने आप को जब एग्जिट करा तो मैंने कहाँ पाया अपने को, 46th स्ट्रीट, एक एरिया का नाम बता रखा है, वहाँ मैं निकल गया था 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि 3 मोहल्ले दूर, 3 ब्लॉक्स 3 मोहल्ला दूर पड़ता था, वहाँ पहुँच गया था मैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा ये स्टेशन रहा होगा
और आज की डेट में कितना बड़ा होगा। जब 1894 में ही इतना बड़ा था तो आज तो ये पता नहीं एक शहर के बराबर होगा पूरा। अल्मोड़ा से तो बड़ा ही होगा ये रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल कितना बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये फैलते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, स्प्रॉल करते जा रहा है, जैसे कि कोई पेड़ हो, पेड़ की जड़ें फैलती हैं ना वैसे ही फैल रहा है। और पेड़ की जड़ें जैसे कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस यहाँ के फैल रहे हैं, इसके नए नए कॉरिडोर्स बनते जा रहे हैं, सीढ़ियाँ बनते जा रही हैं, तो ऐसे फैल रहा है जैसे पेड़ की जड़ें फैल रही हों। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इस रेलवे स्टेशन के नीचे, इस शहर के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग है, बहुत बड़ी टनल है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है वो अंडरग्राउंड टनल के थ्रू ही बनते थे ना। तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि ये शहर जो है, शहर के नीचे एक बहुत बड़ी टनल है जो बन रही है और अपना रास्ता बना रही है, मतलब जिसका निर्माण हो रहा है अभी। और अपना रास्ता कहाँ, टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर सेंट्रल पार्क। अब जो टाइम्स स्क्वायर है ये भी न्यूयॉर्क का एक बहुत फेमस एरिया है, और जो सेंट्रल पार्क है वो भी न्यूयॉर्क का एक बहुत फेमस एरिया है। तो मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे नरेटर कि इतना बड़ा वो ग्रैंड सेंट्रल का रेलवे स्टेशन है, कभी कभी ऐसा लगता है कि शहर के नीचे एक पूरा भूल भुलैया है, एक पूरा टनल है बने, जिसका निर्माण अभी हो रहा है, और वो टनल टाइम्स स्क्वायर में जाके निकल रही है। बहुत बड़ा एरिया है जो न्यूयॉर्क का। और वैसे ही सेंट्रल पार्क वहाँ का एक बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ जाके निकल रही है। तो मतलब बहुत बड़ा स्टेशन था। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट और वे ऑफ एस्केप। और शायद कई सारे लोगों के लिए सालों से जो ग्रैंड सेंट्रल था वो एक एग्ज़िट करने का तरीका था। मतलब दुनिया ज़िंदगी परेशानियों में जब लोग आते थे तो यहीं से ट्रेन वेन पकड़ के बाहर को जाते थे या दूसरी जगह जाते थे, तो एग्ज़िट करने का एक ज़रिया था, अ वे ऑफ एस्केप, एक एस्केप करने का तरीका था। मे बी डेट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। और शायद इसीलिए मैं भी इस टनल में पहुंच गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस बारे में कभी नहीं बताया था, इस आइडिया के बारे में, कि मैं किस तरह से यहाँ आया था और क्यों आया था। जो भी उसके दिमाग में चल रहा था उसने बताया नहीं था पूरा क्लियरली। नेक्स्ट पैराग्राफ, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। और जब मैं कॉरिडोर में एंटर करा तो मैंने देखा कि वो लेफ़्ट की तरफ को एंगल कर रहा है, मीन्स मुड़ रहा है, और नीचे की तरफ को जा रहा है, स्लैंटिंग डाउनवर्ड, एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। और मुझे ऐसा लगा शायद मैं गलत रास्ते आ गया हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलते रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास सोल। और वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, बहुत शांति थी। जो कुछ भी आवाज़ थी वो केवल मेरे ही पैरों के जूतों की आवाज़ थी, और मैंने एक भी सोल को पास नहीं किया, और मुझे वहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आया। Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. फिर थोड़ी सी आगे मैंने अपने आगे कुछ hollow roar, मतलब कुछ hollow roar का मतलब होता है कुछ दहाड़ने की या कुछ हल्ला गुल्ला शोरगुल सुना, और एक खुली जगह थी जहाँ पे लोग बातें कर रहे थे। तो वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, कुछ खुली जगह से आ रही थी। मतलब एक्चुअली ये जो नरेटर था वो 3rd लेवल पे पहुँच गया था, तो वहीं का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि कैसा था। पहले तो कोई दिखा नहीं, लेकिन आगे जाके कुछ लोग बातें करते हुए नजर आए। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और वही जो टनल थी एकदम से फिर जो सुरंग थी वो लेफ़्ट की ओर मुड़ गई। अब ये जो इमेजरी है ना यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, विजुलाइज। ऐसे आप कंफ्यूज जाएंगे, तो आप विजुलाइज कीजिए कि आप ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में टनल में जा रहे हैं। इस तरह का आप अगर मेंटल इमेजरी बनाएंगे देन इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, इट विल बी एबल टू बी कॉम्प्रिहेंडेड बाय यू, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड पजलिंग एंड बिविल्डरिंग। ओके, सो काइंडली मेक अ मेंटल इमेजरी। तो टनल जो है अचानक से लेफ्ट को मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और उसके बाद एक छोटे से स्टेयर केस से मैं उतरा और मैं 3rd लेवल पे पहुंच गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो नरेटर किस तरह से 3rd लेवल पे पहुंचा था, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता बाकी लोगों के अनुसार, वो बताया जा रहा है। अभी आपको लग रहा होगा क्या स्टोरी है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे जाके सब क्लियर हो जाएगा। एकदम मूवी की तरह, थ्रिलर मूवी की तरह, इनिशियली सब सस्पेंस कन्फ्यूजन, आगे सारे सीक्रेट्स खुलते हैं। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल,
पहले तो मुझे ऐसा लगा एक क्षण के लिए कि शायद मैं वापस घूम फिर के सेकंड लेवल पे ही पहुंच गया हूँ, बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर। लेकिन मैंने देखा जो कमरा था वो काफ़ी छोटा था। सेकंड लेवल का कमरा तो बड़ा था, ये तो छोटा है। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, और यहाँ पे जो टिकट विंडोज़ थी वो भी बहुत कम थी, और जो गेट्स थे ट्रेन के लिए वो भी कम थे। तो यानी कि वो सेकंड लेवल नहीं हो सकता। एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। हाँ, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था जहाँ से इंक्वायरी वगैरह करते थे सेंटर में जो होता था, सेकंड लेवल का काफ़ी बड़ा था और काफ़ी मॉडर्न था। लेकिन ये तो वुड का बना था, लकड़ी का बना था, और ओल्ड फैशन था, पुराने ज़माने का लग रहा था बिल्कुल। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और जो बूथ पे जो मैन बैठा था उसने ग्रीन आई शेड पहना था। आई शेड का मतलब होता है, क्या होता था कि पुराने ज़माने में लाइट्स वगैरह बहुत डिम होती थी ना, तो आँखों की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक गॉगल्स जैसा होता है, वो गॉगल्स तो नहीं होता एक्चुअली, आँखों के ऊपर वो कैप जैसा होता है वो ग्रीन कलर का, ताकि आँखों को स्ट्रेन ना पड़े ज़्यादा डिम लाइट में काम करने से, आँखों का मतलब प्रोटेक्शन रहे, उसे कहते हैं आई शेड। तो ग्रीन कलर का आई शेड उसने पहना था मैन ने। बहुत एंशियंट टाइम की बात है ये, उस ज़माने में यूज़ होता था जब लाइट्स बहुत कम होती थी। जनरली लाइट्स भी गैस के वो लैम्प जलते थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उस व्यक्ति ने स्लीव प्रोटेक्टर पहना था। स्लीव प्रोटेक्टर मतलब जो स्लीव्स होती ना, स्लीव्स ऊपर नीचे करके हमको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए उसको बांध दिया था एक बैंड से, ताकि स्लीव्स अपनी जगह पे स्टेशनरी रहें और हमारे काम में दिक्कत ना करें, तो उसे स्लीव प्रोटेक्टर कहते हैं। तो उसने ब्लैक कलर का स्लीव प्रोटेक्टर पहना था और आई शेड पहना था। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जो लाइट्स थी बहुत डिम थी एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर मतलब हिलना डुलना नहीं, तो मोमबत्ती का जैसे लौ हिलती डुलती है जो उसे कहते हैं फ्लिकर, और वो फ्लिकर कर रही थी। देन आई सॉ वाई, और फिर मैंने देखा कि लाइट्स आखिर फ्लिकर क्यों कर रही हैं। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो क्या थी, ओपन फ्लेम की गैस लाइट्स थी। जैसे हमारी लैंटर्न होती थी ना, उसमें हम ऑयल डालते थे, वैसे क्या होती थी, गैस का एक छोटा सा सिलेंडर होता था, छोटा सा टाइनी सा, उससे वो सिलेंडर ऊपर को निकल के गैस आती थी और उससे हम आग फ्लेम जलती थी। मीन्स गैस फ्यूल था उसमें। आजकल तो हमारा सब एलईडी वेलईडी है ना, उससे पहले बल्ब हुआ करते थे, लेकिन उससे भी पहले वो आग ही होती थी गैस से जलने वाली, उससे हम क्या करते थे, लाइट लगाते थे लैम्प की तरह। तो एक्चुअली वो फ्लिकर इसलिए कर रही थी क्योंकि वो गैस लाइट थी और उसकी फ्लेम हिल रही थी। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। द मिस्ट्रीज will be unraveled in my next video. Secrets of this chapter will be unleashed in the next video. Till then, please revise it again and again. Take care. Goodbye.